भारत की पावन धरती पर जब भी स्वतंत्रता, साहस और बलिदान की बात होती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन घर में सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु बचपन से ही असाधारण थीं। जहां उस समय की अधिकांश लड़कियां घर की चारदीवारी तक सीमित रहती थीं, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मल्लयुद्ध में रुचि लेती थीं। कहा जाता है कि वह बचपन में लड़कों के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थीं और कई बार जीत भी जाती थीं। उनके भीतर का यह तेज, यह ज्वाला भविष्य में एक महान योद्धा के रूप में प्रकट होने वाली थी। समय बीतता गया और 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी का राजमहल उनके आगमन से नई ऊर्जा से भर गया। लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थीं, बल्कि शासन, राजनीति और प्रशासन को समझने वाली बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने राज्य के मामलों में सक्रिय भागीदारी निभाई और प्रजा के सुख दुख को अपना सुखरुख माना। झांसी की जनता उन्हें केवल रानी नहीं, बल्कि अपनी बेटी और अपनी बहन के रूप में देखती थी। कुछ वर्षों बाद झांसी के राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात ने महाराज और रानी दोनों को भीतर तक झकझोर दिया। बाद में उन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया ताकि वंश आगे बढ़ सके। लेकिन यहीं से झांसी के भाग्य पर संकट के बादल घिरने लगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कुटिल नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था, के अनुसार यदि किसी राजा का अपना जैविक पुत्र न हो तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। महाराज गंगाधर राव ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि दामोदर राव को उत्तराधिकारी माना जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और सुरक्षित बाहर निकल गईं। यह दृश्य आज भी भारतीय इतिहास के सबसे साहसी क्षणों में गिना जाता है। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। कालपी में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर उस समय एक रणनीतिक स्थान था और वहां की सेना का साथ मिलने से संघर्ष को नई दिशा मिल सकती थी। ग्वालियर पहुंचकर रानी ने किले पर अधिकार कर लिया। वहां नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो विजय निकट है, लेकिन अंग्रेजों ने शीघ्र ही ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। 18 जून 1858 को कोटा की सराय के पास निर्णायक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ी। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। अंग्रेज सैनिक उनके सामने ठहर नहीं पा रहे थे। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई जारी रखी। कहा जाता है कि उन्होंने एक साधु से अनुरोध किया कि उनके शरीर को अंग्रेजों के हाथ न लगने दे। अंततः उसी रणभूमि में मात्र 29 वर्ष की आयु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई चेतना दी, एक नई प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन यह सिखाता है कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जाती। वह केवल झांसी की रानी नहीं थीं, बल्कि पूरे भारत की रानी थीं। उनका साहस, उनका त्याग और उनका आत्मसम्मान आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है।
जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो कहीं न कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा उस व्यक्ति में बोलती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति केवल कविता नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत सत्य है। जब इतिहास के पन्नों में युद्ध की असली तस्वीर उभरती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केवल तलवार उठाए खड़ी हुई एक योद्धा नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसी सेनापति के रूप में सामने आती हैं जो युद्ध को सोच से, रणनीति से और आत्मबल से लड़ती थीं। झांसी की रानी के युद्ध लड़ने का तरीका केवल शारीरिक ताकत पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें साहस, चतुराई, अनुशासन और आत्मसम्मान की अग्नि जलती थी। बचपन से ही मणिकर्णिका, जिन्हें सब मनु कहते थे, युद्ध कला में निपुण होने लगी थीं। घुड़सवारी उनके लिए खेल नहीं थी, वह घोड़े के साथ एक योद्धा की तरह जुड़ जाती थीं। तलवार चलाते समय उनकी कलाई इतनी तेज और संतुलित होती थी कि वार सीधा और सटीक पड़ता था। भाले और कटार का प्रयोग वह इस प्रकार करती थीं कि सामने वाला संभल भी न पाए। यही अभ्यास आगे चलकर उनके युद्ध कौशल की नींव बना। झांसी की रानी युद्ध को केवल मैदान में जाकर नहीं लड़ती थीं, वह युद्ध की तैयारी महीनों पहले शुरू कर देती थीं। झांसी की सेना को उन्होंने छोटे छोटे दलों में बांटा था ताकि अचानक हमला किया जा सके। वह जानती थीं कि अंग्रेजों की सेना संख्या में अधिक है, इसलिए खुले मैदान में सीधी टक्कर नुकसानदायक होगी। इसी कारण उन्होंने किले, गलियों और पहाड़ी रास्तों का उपयोग युद्ध में किया। झांसी का किला उनके लिए केवल एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवित युद्ध अस्त्र था। जब अंग्रेजों ने झांसी पर नजर गड़ाई, तब रानी ने सबसे पहले सेना का मनोबल मजबूत किया। वह स्वयं सैनिकों के बीच जाती थीं, उनके साथ बैठती थीं, उन्हें युद्ध की कहानियां सुनाती थीं और यह विश्वास दिलाती थीं कि यह लड़ाई केवल झांसी की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की है। सैनिकों के लिए यह किसी रानी का आदेश नहीं, बल्कि एक योद्धा का आह्वान होता था। 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों की नजर सीधे झांसी पर पड़ी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की अंतिम तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं की एक अलग टुकड़ी बनाई, जिन्हें तलवार, लाठी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की रानी मानती थीं कि युद्ध केवल पुरुषों का कार्य नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा में हर हाथ शस्त्र उठा सकता है। जब 1858 में सर ह्यूग रोज की सेना झांसी पहुंची, तब रानी ने किले के चारों ओर रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी। तोपें किले की प्राचीर पर तैनात की गईं। भोजन और पानी का भंडारण किया गया ताकि लंबी घेराबंदी में भी सेना कमजोर न पड़े। रानी स्वयं रात भर किले की निगरानी करती थीं। युद्ध के दौरान वह केवल आदेश नहीं देती थीं, बल्कि स्वयं तलवार लेकर आगे बढ़ती थीं। अंग्रेजों की तोपों से जब किले की दीवारें टूटने लगीं, तब रानी ने गलियों में युद्ध की योजना बनाई। झांसी की संकरी गलियां अंग्रेजी सेना के लिए जाल बन गईं। ऊपर से पत्थर, नीचे से तलवारों के वार, चारों ओर से अचानक हमले, यह सब रानी की रणनीति का हिस्सा था। वह जानती थीं कि अंग्रेज अनुशासन में मजबूत हैं, लेकिन भारतीय योद्धा भूमि से जुड़े हैं, और यही उनकी ताकत है। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा गुण उनका निर्भय नेतृत्व था। जब सैनिक थकने लगते, तब वह घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे पहुंच जाती। उनका स्वर, उनका आत्मविश्वास सैनिकों में नई ऊर्जा भर देता था। वह कभी पीछे खड़ी होकर युद्ध नहीं देखती थीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर लड़ती थीं। जब अंग्रेज किले में प्रवेश कर गए, तब रानी ने युद्ध को विराम नहीं दिया, बल्कि रूप बदल दिया। उन्होंने झांसी छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन यह पलायन नहीं था, यह अगली लड़ाई की तैयारी थी। दामोदर राव को पीठ पर बांधकर, तलवार हाथ में लेकर, वह घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवार से कूद पड़ी।
यह केवल साहस नहीं, बल्कि युद्ध में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता थी। कालपी पहुंचकर रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर फिर से सेना संगठित की। यहां उनका युद्ध लड़ने का तरीका और भी आक्रामक हो गया। उन्होंने अंग्रेजों पर अचानक हमले किए, रसद काटी और उनके संचार मार्गों को बाधित किया। यह छापामार युद्ध था, जिसमें रानी पूरी तरह निपुण हो चुकी थीं। ग्वालियर में अंतिम युद्ध से पहले रानी जानती थीं कि यह निर्णायक क्षण है। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया ताकि युद्ध में स्वतंत्र रूप से लड़ सकें। 18 जून 1858 को कोटा की सराय के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार युद्ध लड़ा, वह आज भी अद्वितीय है। उनकी तलवार की गति इतनी तीव्र थी कि अंग्रेज सैनिक उन्हें पहचान भी नहीं पाए। वह एक के बाद एक शत्रुओं को परास्त करती चली गईं। जब वह घायल हुई, तब भी उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा। उनका शरीर भले ही थक गया हो, लेकिन उनका आत्मबल अडिग रहा। अंततः वही रणभूमि उनकी अंतिम शरण बनी। उन्होंने वीरों की तरह युद्ध करते हुए प्राण त्यागे, लेकिन पराजय स्वीकार नहीं की। झांसी की रानी युद्ध इसलिए नहीं लड़ती थीं कि वह सत्ता बचाना चाहती थीं। थैंक फॉर वॉचिंग।